नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले 10-15 वर्षों से ऑफलाइन कक्षाओं के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा रहा और आपसे जो स्नेह, आदर, सम्मान और लगाव मैंने प्राप्त किया, महसूस किया, आशा करता हूँ कि इन ऑनलाइन कक्षाओं में भी आपसे वही सम्मान, समर्पण और लगाव मुझे मिलता रहे। यद्यपि आज के इस भौतिक युग में भी ऑफलाइन कक्षाओं का स्थान, उनका महत्व और उनकी उपादेयता को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से और अन्य किसी भी माध्यम से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। उसकी महत्ता को किसी भी प्रकार से हम प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु इन विषम परिस्थितियों में, जबकि ऑफलाइन कक्षाएं लेना संभव नहीं है, ऑनलाइन कक्षाओं के अतिरिक्त और कोई अन्य माध्यम हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो आइए आज से हम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपके साथ जुड़ते हैं और आशा करते हैं कि वही अंतर संबंध और वही अंतर क्रिया जो हमारे बीच अब तक ऑफलाइन कक्षाओं में स्थापित रही है, वही इन ऑनलाइन कक्षाओं में भी रहे। ऑनलाइन कक्षाओं में अंतःक्रिया स्थापित हो पाना ऑफलाइन कक्षाओं की अपेक्षा थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें छात्र और शिक्षक के बीच आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। तथापि मैं प्रयास करूंगा कि ऑफलाइन कक्षाओं में जिस प्रकार से मैं शिक्षण कार्य करता आया हूं, बिल्कुल उसी प्रकार से ऑनलाइन कक्षाओं में भी शिक्षण कार्य करूं। आप जब भी क्लास लें, वीडियो देखें, तो आप अपना पेन और अपने नोटबुक साथ में लेके बैठें और जो चीज़ मैं नोट कराऊँ वह उसी समय ऑफलाइन कक्षाओं के अनुसार उसी की भांति आप नोट करते जाएं। जिस प्रकार ऑफलाइन कक्षाओं में मैं चीज़ें आपको नोट कराता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, समझाई हुई चीज़ को फिर रजिस्टर में, नोटबुक में लिखने के लिए समय देता हूँ, ठीक उसी प्रकार मेरा प्रयास रहेगा कि ऑनलाइन कक्षाओं में भी उस क्रम को हम बनाए रखें, ताकि हमें उस अंतःक्रिया का अभाव महसूस नहीं हो। लीजिए हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे आधारभूत टॉपिक से जो प्रत्येक परीक्षा में हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे हम रीट का एग्ज़ाम दें, चाहे हम सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दें, चाहे या फिर हम फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दें, प्रत्येक परीक्षा में कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ बिंदु ऐसे हैं संस्कृत भाषा के कि वे उन बिंदुओं के बिना कोई पेपर आज दिन तक नहीं बनता, कोई प्रश्न पत्र नहीं बनता। जैसे अनुवाद का बिंदु हैं, जैसे अशुद्धि संशोधन है, जैसे संधि हैं, समास हैं, कारक है, प्रत्यय हैं, उच्चारण स्थान हैं। अनेक ऐसे विषय हैं जो समस्त प्रकार की परीक्षाओं में एक समान रूप से पूछे जाते हैं। इन्हीं बिंदुओं में से सबसे प्राथमिक बिंदु जो हैं वह हैं कर्ता और क्रिया का सामंजस्य। चाहे भाषा कोई सी भी हो, प्रत्येक भाषा का ये एक सामान्य नियम है कि क्रिया सामान्यतः कर्ता का अनुसरण करती हैं कर्तृवाच्यों के वाक्य में। यदि कर्मवाच्य और भाववाच्य की विशेष परिस्थितियों को हम फिलहाल छोड़ दें, तो कर्तृवाच्य में प्रत्येक क्रिया कर्ता का अनुकरण करती हैं और उसी को हम बिंदु के रूप में, टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं, कर्ता क्रिया सामंजस्य। ये अपना पहला टॉपिक होगा। ऑनलाइन कक्षाओं में जो सबसे बड़ी कमी महसूस की जाती है वह है क्रमिक अध्ययन की। इसमें एक सिस्टम और पढ़ाने का जो क्रम है, टॉपिक्स का जो क्रम है, वो प्राय नहीं देखा जाता। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि ऑफलाइन कक्षाओं के अनुसार मैं प्रत्येक टॉपिक को क्रमशः आपको पढ़ाऊं और जिस वीडियो को मैं जिस बिंदु पर छोड़ूं, अगला वीडियो मैं वहीं से प्रारंभ करूं। आप ऑफलाइन कक्षाओं की भांति पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण समर्पण से, बिल्कुल एकांत में नोटबुक और पेन लेकर के बैठें। आपको आशा करता हूं कि ऑफलाइन कक्षाओं की पूर्ण अनुभूति कराने में समर्थ हो पाऊंगा। और ऑफलाइन कक्षाओं के समान ही
क्रमानुसार एक एक चीज़ समझाऊंगा, नोट कराऊंगा, ताकि आपको वह अभाव बिल्कुल महसूस नहीं हो। तो आइए शुरुआत करते हैं और अपना जो पहला टॉपिक होगा वह होगा कर्ता क्रिया सामंजस्य। आप सभी अपने नोटबुक पर टॉपिक का नाम डाल लीजिए, कर्ता क्रिया सामंजस्य। कर्ता क्रिया सामंजस्य का सबसे सीधा सा तात्पर्य है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया आती है। यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि हम चाहे टॉपिक कोई सा भी पढ़ें, प्रत्येक टॉपिक परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये टॉपिक प्रारंभ करने से पहले मैं आपको उस ओर ले चलता हूँ कि इस टॉपिक में से परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते समय हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछा गया, अहम त्वम च, इसके बाद रिक्त स्थान दे दिया और हमसे पूछा कि उचित विकल्प का चुनाव करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानम प्रपूर्यत, सामान्य निर्देश हैं इस प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए। अब जो विकल्प हमें उपलब्ध कराए गए उन विकल्पों में प्रथम विकल्प हैं पठसि, द्वितीय विकल्प हैं पठामि, तृतीय विकल्प हैं पठथः और चतुर्थ विकल्प है अपना पठाव। अब देखिए इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। ये टॉपिक अभी हमने प्रारंभ नहीं किया है, उससे पहले मैं प्रश्न दे रहा हूं आपको, ताकि हमें ये पता रहे कि हमें किस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना है, ताकि हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब हमें क्रिया बढ़नी है, चारों विकल्पों में क्रियापद हैं, इसका मतलब हमें क्रिया बढ़नी है। अब क्रिया कर्ता के अनुसार बढ़ेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्ता दो हैं, एक तो अहम है और एक त्वम है। कर्ता का सामान्य सा नियम है कि कर्ता के 3 पुरुष और 3 वचन होंगे, और क्रिया का भी नियम यही है कि 3 पुरुष और 3 वचन होंगे, और जिस पुरुष वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष वचन की क्रिया होगी। लेकिन यहाँ कर्ता दो हैं। अगर यहाँ कर्ता अहम होता, अहम हम जानते हैं उत्तम पुरुष का एक वचन है, और अभी मैं बताऊंगा तीनों पुरुष तीनों वचन सारे। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया उत्तम पुरुष के एक वचन की आनी चाहिए पठा में। अगर त्वम नहीं होता तो, लेकिन चूंकि यहाँ त्वम भी विद्यमान है और त्वम के हिसाब से अगर हम क्रिया बढ़ना चाहते हैं तो फिर क्रिया अपनी आएगी फटसी, क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब दो कर्ता विद्यमान हैं तो फिर क्रिया का पुरुष और वचन क्या होगा, बस इसी चीज के लिए आज का ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ताकि ऐसे प्रश्नों का हम उत्तर दे सकें। इसके लिए हमें जानना होगा कि कर्ता के 3 पुरुष और वचन कौन कौन से होते हैं और क्रिया के 3 पुरुष और वचन कौन कौन से होते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम कर्ता का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करें। संस्कृत में 3 पुरुष और वचन होते हैं, चाहे वह कर्ता हो या क्रिया हो। जो कर्ता के 3 पुरुष होंगे, इन तीनों पुरुषों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष का कर्ता होगा स, तो, ते। प्रथम पुरुष एक वचन में स, द्विवचन में तो और बहुवचन में ते। वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में
त्वम, युवाम, यूयम। इनका अर्थ होगा तुम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में होगा अहम, आवाम, वयम। अर्थ होगा इनका मैं, हम दोनों, हम सब। ये तो बात हुई कर्ता के 3 पुरुष और 3 वचन की। इनको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वाक्य में जो कर्ता है वह कर्ता सदैव उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे इस समय अपनी इस क्लास में मैं वक्ता हूँ, तो यहाँ कहेंगे अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। जो बात को कह रहा है, कहने वाला है, वह कहलाता है उत्तम पुरुष, और जो सामने बैठे हैं, जो सुनने वाला है, वह कहलाता है मध्यम पुरुष, तुम, तुम दोनों और तुम सब। ये जो 6 शब्द हैं, 3 शब्द उत्तम पुरुष के और 3 शब्द मध्यम पुरुष के, इन 6 शब्दों के अलावा संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। चाहे कोई सा भी शब्द हो, राम, श्याम, मोहन, राधा, कोई सा भी शब्द हो, सारे शब्द आते हैं प्रथम पुरुष के अंतर्गत। ये तो सर्वनाम शब्द है, स, तो, ते, हम, मैं, तुम, वो सब, ये सर्वनाम है। इनके अलावा संज्ञा शब्द भी अनेक है। जितने भी संज्ञा शब्द हैं, चाहे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, जातिवाचक संज्ञा हो, भाववाचक संज्ञा हो, प्रत्येक संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। आपको सामान्य रूप से एक बात ध्यान रखनी है कि तीनों मध्यम पुरुष के रूप त्वम, युवाम, यूयम, और तीनों उत्तम पुरुष के रूप अहम, आवाम, वयम, इन 6 शब्दों के अलावा बाकी सभी शब्द प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्रिया की। भांति क्रिया के भी वही 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और क्रिया भी तीनों वचन में चलती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। साथ में एक बात और यहाँ ध्यातव्य है कि क्रिया अलग अलग काल में अलग अलग चलती है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उस काल को संस्कृत में लकार कहते हैं, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार इत्यादि। फिलहाल हम यहाँ पर लट लकार का अभ्यास करेंगे। लट लकार का अभ्यास मैं सबसे पहले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्राथमिक लकार है और प्राय सभी ने किसी न किसी कक्षाओं में इसे पढ़ा है। पठ धातु अगर हम लेते हैं तो पठ धातु के लट लकार के रूप होंगे पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में रूप होंगे पठसि, पठथः, पठत। और उत्तम पुरुष में रूप होंगे पठामि, पठावः, पठामः। ये क्रिया के तीनों पुरुष और तीनों वचन हमने निर्धारित किए और पठ धातु के विभिन्न रूपों के माध्यम से हमने इनका एक उदाहरण लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत हैं, अहम, त्वम च, मैं और तुम, पढ़ते हैं। संपूर्ण विकल्प, चारों विकल्प वर्तमान काल के हैं, लट लकार के हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि क्रिया लट लकार की आनी है। लेकिन अब सामान्य नियम तो ये है कि कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, लेकिन यहाँ कर्ता भिन्न भिन्न पुरुष का है। अहम उत्तम पुरुष है और त्वम ये मध्यम पुरुष है। अब क्रिया हमें उत्तम पुरुष की वर्णी है या मध्यम पुरुष की वर्णी है, बस इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके कुछ बेसिक नियम हैं। ये मैंने एक कठिनाई आपके सामने रखी है। इस तरह की और भी कठिनाई आ सकती हैं। जैसे एक प्रश्न ये भी हो सकता है, रामः युवाम वा। अब यहाँ पर हमें उचित क्रिया भरनी है। क्रिया के रूप में हमारे सामने विकल्प विद्यमान हैं
पठतः। दूसरा विकल्प पठावः। तीसरा विकल्प है पठतः और चौथा विकल्प है पठसि। अब यहाँ पर क्रिया क्या आ गई? दोनों प्रश्नों में अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहाँ दो कर्ता च पद के द्वारा जुड़े हुए हैं और यहाँ पर दो कर्ता वा पद के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब दो या दो से अधिक कर्ता च या वा पद के द्वारा जुड़े हुए हो तो क्रिया का निर्धारण कैसे होता है? इसी प्रश्न का, इन्हीं प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इसके कुछ विशेष नियम हैं और वो सारे नियम मैं आपको एक एक करके लिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये टॉपिक डालें कर्ता क्रिया सामंजस्य और उसके बाद कर्ता और क्रिया, ये दोनों टेबल आप इसी तरह से बना लें। उसके बाद फिर मैं आपको नियम लिखवाता हूँ और फिर उदाहरणों के माध्यम से उन नियमों को समझाने का प्रयास करता हूँ। आप ये दोनों टेबल्स नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, और ये टेबल्स नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, इसके लिए हमें पहले नियम सीखने होंगे, नियम पढ़ने होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कर्ता क्रिया सामंजस्य के पहले नियम की ओर आपको ले चलता हूँ। सबसे प्रथम नियम जो एक सामान्य सा नियम है, नियम प्रथम। आपने अगर ये दोनों टेबल बना ली हैं तो हम प्रथम नियम की ओर चलें। आप पहला नियम लिखें। प्रथम नियम एक सामान्य सा नियम है कि आप लिखेंगे जिस पुरुष व वचन का कर्ता होता है क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की आती है। ये एक सामान्य नियम है, आधारभूत नियम है, जिसे हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। इस नियम को आप नोट कर लीजिए कि जिस पुरुष वो वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की आती है। ये जो नियम हमने लिखा इसी के आधार पर कुछ उदाहरण हम लेते हैं। जैसे अपना वाक्य है राम जाता है। इस वाक्य का अगर हम संस्कृत अनुवाद करना चाहें, राम एक वचन है तो राम को हम कहेंगे रामः, एक वचन है। अब जो अपना कर्ता है वो कर्ता राम इस कर्ता की टेबल में विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक संज्ञा शब्द है और मैंने आपसे कहा था कि इन 9 शब्दों के अलावा जितने भी शब्द हैं, चाहे वो संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, वे सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो राम प्रथम पुरुष है और प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रथम पुरुष का एक वचन होने के कारण क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। अब प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पठति, हमारी क्रिया है जाता है, तो पठति के बजाय हम लिख देंगे गच्छति। अपना वाक्य बन गया रामः गच्छति। उसी तरह से अगर हमने लिया कि तुम दोनों जाते हो, अगर अपना वाक्य है तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों करता है और तुम दोनों कहेंगे युवाम, तुम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। तो तुम दोनों जो करता है इसके लिए हम शब्द प्रयुक्त करेंगे युवाम। युवाम चूंकि मध्यम पुरुष का द्विवचन है, अतः अपनी क्रिया भी मध्यम पुरुष के द्विवचन की होगी। पठतः जाना क्रिया है
तो गच्छथः। अगर हम वाक्य लेते हैं कि वे सब लिखते हैं, वे सब, वह, वे दोनों, वे सब प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो वे सब के लिए शब्द प्रयुक्त होगा ते। ते प्रथम पुरुष का बहुवचन है, इस कारण क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की होगी, और प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है पठन्ति, तो यहां पर हम लिख देंगे लिखन्ति। यह एक सामान्य सा नियम था जो हमने पढ़ा है। अब इस नियम को और आगे बढ़ाते हुए सरल से कठिन की ओर सूत्र का पालन करते हुए इन अनुवाद के वाक्यों में कर्ता क्रिया सामंजस्य के टॉपिक में जो काठिन्य आता है, उस काठिन्य की तरफ हम इस कक्षा को बढ़ाते हैं। इससे पहले आप ये तीनों उदाहरण अपने नोटबुक में नोट करेंगे, फिर मैं आपको दूसरा नियम बताऊंगा। आप नोट करिए, पहला उदाहरण है राम जाता है और सामने लिखेंगे रामः गच्छति। दूसरा उदाहरण है तुम दोनों जाते हो, अनुवाद लिखेंगे इसका युवाम गच्छतः। तीसरा उदाहरण है वे सब लिखते हैं और इसका अनुवाद होगा ते लिखन्ति। अब यहाँ से हम द्वितीय नियम की तरफ चलते हैं। नियम द्वितीय उस समस्या से संबंधित हैं जिस समस्या का उल्लेख थोड़े समय पहले मैंने 2 प्रश्नों के रूप में किया था। इन वाक्यों में प्रथम नियम में कोई दुविधा नहीं है, कोई काठिन्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कर्ता है तो उसी के अनुसार हमें क्रिया बढ़नी है। लेकिन अब जो मैं द्वितीय नियम बताने जा रहा हूँ, इस द्वितीय नियम में यह सरलता आपको दृष्टिगोचर नहीं होगी, वहाँ हमें स्वल्प काठिन्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप जानते हो आपकी चिंताएं मेरी चिंताएं हैं, और शायद ऐसा कोई प्रश्न होगा, ऐसी कोई उलझन होगी जो मेरी क्षमता के अनुरूप हो और मैंने उसको सुलझाया न हो। आप निश्चिंत रहें, प्रसन्न चित्त होकर ऑफलाइन कक्षाओं की तरफ बैठकर पढ़ें, आनंद आएगा और एक एक छोटे से छोटी चीज़ बताने का मैं प्रयास करूँगा। पूरी तरह से परीक्षा केंद्रित अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। जो प्रश्न उपस्थित था कि च पद के द्वारा, च अव्यय के द्वारा अगर 2 कर्ता को जोड़ दिया जाए तो क्रिया का पुरुष और वचन क्या होगा। इस संबंध में एक नियम है कि अगर 2 या 2 से अधिक कर्ता च पद के द्वारा जुड़े हुए हैं और उन कर्ताओं में से यदि एक भी कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया उत्तम पुरुष की ही होगी। यदि उनमें उत्तम पुरुष का कोई कर्ता विद्यमान है ही नहीं, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का ही कर्ता विद्यमान है, तो फिर क्रिया मध्यम पुरुष की होगी। और अगर मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष दोनों ही विद्यमान नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि सभी कर्ता प्रथम पुरुष के हैं, तो फिर क्रिया प्रथम पुरुष की होगी। जब एक ही पुरुष के सारे कर्ता, इस आधार पर हम इस नियम को 2 भागों में बांट सकते हैं। नियम द्वितीय के हम 2 भाग कर सकते हैं, अ और ब। नियम द्वितीय का जो अ भाग है, इसमें च पद के द्वारा जितने भी कर्ता जुड़े होंगे वे सारे कर्ता एक ही पुरुष के होंगे। जैसे सह रामः मोहनः च। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, हमें क्रिया बढ़नी है। हम देख रहे हैं कि च पद के द्वारा यहाँ पर 3 कर्ता जुड़े हुए हैं, लेकिन इन तीनों कर्ता में तीनों ही प्रथम पुरुष हैं। सह तो प्रथम पुरुष है ही से स्पष्ट लिखा हुआ है,
और राम और मोहन ये दोनों संज्ञा शब्द हैं और ये इस टेबल में नहीं है, इट मीन्स ये प्रथम पुरुष है। इन 9 शब्दों के अलावा जितने भी शब्द आते हैं उन सबको आपको प्रथम पुरुष में मानना है। संज्ञा शब्द सारे प्रथम पुरुष होते हैं, अर्थात ये तीनों शब्द प्रथम पुरुष हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्रिया प्रथम पुरुष की आनी है, क्योंकि हमारे सारे कर्ता प्रथम पुरुष हैं। लेकिन क्रिया का वचन क्या होगा? ये तो तय हो गया कि सारे कर्ता प्रथम पुरुष अगर होंगे तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की आएगी, लेकिन उसका वचन क्या होगा? उसका वचन कुल कर्ता की संख्या पर निर्भर करेगा। यहाँ पर स एक हैं, राम एक हैं और मोहन एक है, तीनों एक एक वचन के कर्ता हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 हुए। इन 3 कर्ता होने के कारण क्रिया बहुवचन की होगी। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा पठन्ति। तो यहाँ पर क्रिया आ जाएगी अपनी पठन्ति। तो जो द्वितीय नियम है, इस द्वितीय नियम में हमने 2 भाग किए, अ और ब। इसका भाग अ ये कहता है कि च पद के द्वारा अगर अनेक कर्ता आपस में जुड़े हुए हो तो, और वो अनेक कर्ता समस्त कर्ता अगर एक ही पुरुष के हैं तो क्रिया उसी पुरुष की आती है, किंतु क्रिया का वचन कुल कर्ता की संख्या पर निर्भर करता है। एक उदाहरण और दूं मैं इसका, जैसे श्याम राधा च। श्याम और राधा जाते हैं। श्याम भी प्रथम पुरुष, राधा भी प्रथम पुरुष, क्योंकि दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दोनों प्रथम पुरुष हैं तो क्रिया प्रथम पुरुष के आनी है। लेकिन श्याम एक वचन है और राधा एक वचन है, 1 और 1 2 हुए, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन आएगा। तो क्रिया का जो रूप होगा वो होगा प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष के द्विवचन में लिखा है पठतः, तो यहाँ पर होगा गच्छतः। तो ये एक सामान्य सा नियम हुआ कि च पद के द्वारा अगर 2 या 2 से अधिक कर्ता आपस में जुड़े हुए हैं तो क्रिया का पुरुष उसी पुरुष कर्ता जिस पुरुष के हैं उसी पुरुष का क्रिया का पुरुष होगा, लेकिन क्रिया का वचन कुल कर्ता की संख्या पर निर्भर करेगा। इस नियम को आप लिख लीजिए, आप बिंदु डाल लीजिए नियम द्वितीय और आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए अ। नियम द्वितीय अ। अब ये नियम आप लिखें, यदि 2 या 2 से अधिक कर्ता च पद के द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं, यदि 2 या 2 से अधिक कर्ता च पद के द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं और वे सभी कर्ता एक ही पुरुष के हैं, यदि 2 या 2 से अधिक कर्ता च पद के द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं और वे सभी कर्ता एक ही पुरुष के हैं, वे सभी कर्ता एक ही पुरुष के हैं, तो क्रिया का पुरुष कर्ता के समान होगा, किंतु कर्ता का पुरुष क्रिया के समान होगा, किंतु क्रिया का वचन कुल कर्ता की संख्या पर निर्भर करेगा, किंतु क्रिया का वचन कुल कर्ता की संख्या पर निर्भर करेगा। इसके बाद आप ये दोनों उदाहरण नोट कर लें। स रामः मोहन च पठन्ति, श्यामः राधा च गच्छतः। स राम और मोहन ये तीनों प्रथम पुरुष हैं और तीनों एक एक वचन हैं, तो कुल मिलाकर ये 3 हुए। 3 का मतलब बहुवचन, तो क्रिया प्रथम पुरुष के बहुवचन की होगी। और यहाँ पर भी दोनों प्रथम पुरुष हैं लेकिन दोनों एक एक वचन हैं, तो ये कुल मिलाकर 2 हुए, तो हमारी क्रिया प्रथम पुरुष के द्विवचन की आएगी। अब हम बढ़ते हैं नियम द्वितीय के खंड ब की तरफ। आप हेडिंग डाल लीजिए नियम द्वितीय और सामने ब्रैकेट में लिख लीजिए ब।
नियम द्वितीय का खंड ब विशेष रूप से परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो सेकंड ग्रेड में संस्कृत शिक्षा में पिछली बार प्रश्न आया था वो इसी प्रकार का प्रश्न था और इसी द्वितीय नियम के खंड ब से ही संबंधित था, इसी पर आधारित था। इस नियम का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अगर च पद के द्वारा दो ऐसे कर्ता जुड़े हुए हो, च पद के द्वारा दो ऐसे कर्ता जुड़े हुए हो जिनके पुरुष भिन्न भिन्न हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रिया का पुरुष और वचन क्या होगा। एक उदाहरण मैं लूँ, जैसे त्वम आवाम च, तुम और हम दोनों। तुम यानी तुम, आवाम हम दोनों। तुम और हम दोनों लिखते हैं। लिख धातु से यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लिख धातु का लट लकार का उचित रूप हमें भरना। अब हम देख रहे हैं कि त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है और आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो यहाँ पर हमें क्रिया भरने में परेशानी महसूस हो रही है कि क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी या मध्यम पुरुष के अनुसार होगी। तो इसका मैं आपको स्पष्ट नियम बता देता हूँ। जितने भी कर्ता वाक्य में विद्यमान हैं, यदि उन कर्ता में से एक भी कर्ता उत्तम पुरुष का है तो फिर क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। जैसे यहाँ पर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष का कर्ता विद्यमान है तो क्रिया उत्तम पुरुष की आनी है। यदि मैं त्वम के स्थान पर अगर मैं यहाँ पर ते भी लिख दूँ या स भी लिख दूँ, मतलब प्रथम पुरुष का कोई कर्ता भी लिख दूँ, तब भी क्रिया उत्तम पुरुष की आनी है, क्योंकि वाक्य में उत्तम पुरुष का कर्ता विद्यमान है। इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि तीनों पुरुषों में उत्तम पुरुष सबसे बलवान है। अगर उसका कोई कर्ता वाक्य में विद्यमान है तो क्रिया उत्तम पुरुष की ही आएगी। लेकिन अगर उत्तम पुरुष का कर्ता विद्यमान नहीं है, जो कर्ता विद्यमान है उनमें एक प्रथम पुरुष है और एक मध्यम पुरुष है, तो ऐसी स्थिति में क्रिया फिर मध्यम पुरुष की आएगी। तो उत्तम पुरुष ग्रेटर देन मध्यम पुरुष, ग्रेटर देन ज़्यादा बड़ा है, उत्तम पुरुष ज़्यादा बलवान है मध्यम पुरुष से, इसको ऐसे समझें। और मध्यम पुरुष ग्रेटर देन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष ज़्यादा बलवान है प्रथम पुरुष से। तो जहाँ पर मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के कर्ता च पद के द्वारा जुड़े होंगे वहाँ पर क्रिया मध्यम पुरुष की आएगी, क्योंकि प्रथम पुरुष की अपेक्षा मध्यम पुरुष बलवान है। और जहाँ पर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की क्रिया जुड़ी होगी, जहाँ पर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता च पद के द्वारा जुड़े होंगे वहाँ पर क्रिया उत्तम पुरुष की आएगी। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अगर उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष के दो कर्ता च पद के द्वारा जुड़े हुए हैं फिर भी क्रिया उत्तम पुरुष की आएगी, क्योंकि उत्तम पुरुष तीनों पुरुषों में सर्वाधिक बलवान है। यह एक सामान्य नियम है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। ये तो बात हुई पुरुष के निर्धारण की। हमने तय कर लिया कि यहाँ पर उत्तम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया उत्तम पुरुष की आनी है। लेकिन उस क्रिया का वचन क्या होगा? यहाँ हमने क्रिया का पुरुष निर्धारित कर लिया, लेकिन क्रिया का वचन भी हमें निर्धारित करना होगा। तो क्रिया का वचन क्या होगा? तो इस संबंध में आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखें कि क्रिया का जो वचन है वह कुल कर्ता की संख्या पर निर्भर करेगा। च का मतलब होता है और, तुम और हम दोनों जा रहे हैं तो कुल कितने जा रहे हैं? 3। तुम 1 हैं और आवाम 2 हैं, तो 3 जा रहे हैं तो क्रिया बहुवचन की आनी है। तो ये नियम इस प्रकार हुआ कि अगर 2 या 2 से अधिक कर्ता च पद के द्वारा जुड़े हो और उनका पुरुष भिन्न भिन्न हो तो क्रिया का वचन कुल कर्ता की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि क्रिया का पुरुष इस फॉर्मूले के अनुसार निर्धारित होगा। इस क्रम में उत्तरोत्तर रूप से उसकी जो प्रथम पुरुष से मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष से उत्तम पुरुष, इसी क्रम में उत्तरोत्तर रूप से उसकी प्राथमिकता बढ़ती चली जाएगी, उसका जो बल है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आप दूसरा खंड लिखें नियम द्वितीय का, नियम द्वितीय
ब्रैकेट में लिखें ब, और इस नियम को आप नोट कर लीजिए। लिखें यदि 2 या 2 से अधिक कर्ता, यदि 2 या 2 से अधिक कर्ता च पद के द्वारा, यदि 2 या 2 से अधिक कर्ता च पद के द्वारा परस्पर जुड़े हुए हो, 2 या 2 से अधिक कर्ता च पद के द्वारा परस्पर जुड़े हुए हो और उनका पुरुष भिन्न भिन्न हो, और उनका पुरुष भिन्न भिन्न हो, तो क्रिया का वचन, उनका पुरुष भिन्न भिन्न हो तो क्रिया का वचन कुल कर्ता की संख्या पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है, जबकि क्रिया का पुरुष, जबकि क्रिया का पुरुष निम्न प्रकार से निर्धारित होगा, जबकि क्रिया का पुरुष निम्न प्रकार से निर्धारित होगा। निम्न प्रकार से निर्धारित होगा, इसके बाद डैश करके आप नीचे वाली पंक्ति में ये फॉर्मूला लिख लीजिए। उत्तम पुरुष ग्रेटर देन मध्यम पुरुष ग्रेटर देन प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष ग्रेटर देन मध्यम पुरुष ग्रेटर देन प्रथम पुरुष। इस नियम का अभ्यास करने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। हमने एक उदाहरण लिया त्वम आवाम च। दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूं सह युवाम च। अब हमें उचित क्रियापद भरते हुए इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अगर हम यहाँ पर पठ धातु से और यहाँ पर गम धातु से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, एक वाक्य और लेते हैं, जैसे अहम तो या अहम सहच, और यहाँ पर हम लिख धातु से रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। अब आप इस एक्सरसाइज पर थोड़ी सी मेहनत करें, दृष्टिपात करें। तो हम ये मध्यम पुरुष का एक वचन है और आवाम ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम क्रिया का वचन निर्धारित कर लें। एक तो हमें वचन निर्धारित करना है और एक पुरुष निर्धारित करना है। दोनों निर्धारित किए बिना हमारा उत्तर सही नहीं होगा। एक वचन त्वम और द्विवचन आवाम, 2 और 1 कितने हुए 3। इसका मतलब क्रिया बहुवचन की आएगी। लेकिन अब किस पुरुष की आएगी? या तो आएगी मध्यम पुरुष की या आएगी उत्तम पुरुष की, क्योंकि 2 ही कर्ता विद्यमान है। अब यहाँ उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जब साथ में जुड़ते हैं तो इन दोनों में से बलवान कौन होगा? उत्तम पुरुष। ऐसी स्थिति में हमारी क्रिया होगी उत्तम पुरुष की, और 3 कर्ता हो रहे हैं टोटल, तो हमारी जो क्रिया है वो उत्तम पुरुष की बहुवचन होगी, और उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा लट लकार में पठामा। ये उत्तम पुरुष का बहुवचन देखिए आप, पठामा। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। स युवाम च, यहाँ भी च पद के द्वारा 2 भिन्न भिन्न पुरुष के कर्ता जुड़े हुए हैं। स ये प्रथम पुरुष का कर्ता है और युवाम मध्यम पुरुष का कर्ता है। सबसे पहले हम वचन निर्धारित कर लें। युवाम द्विवचन है, ये युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है। स एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो स एक वचन और युवाम द्विवचन, 2 और 1 कितने हुए 3। इसका मतलब क्रिया बहुवचन में आएगी। लेकिन किस पुरुष की आएगी? इसके लिए हमें दोनों का कर्ता का पुरुष देखना पड़ेगा। स प्रथम पुरुष हैं, युवाम मध्यम पुरुष हैं, और प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष के कर्ता जब आपस में जुड़ते हैं तो क्रिया मध्यम पुरुष की आती है, क्योंकि प्रथम पुरुष की अपेक्षा मध्यम पुरुष ज़्यादा बलवान होता है। तो मध्यम पुरुष का बहुवचन अगर हम देखें तो मध्यम पुरुष का बहुवचन है पठत। इसी प्रकार गम धातु में मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा गच्छत। तीसरा उदाहरण हल करते हैं। अहम सह च। अहम एक वचन है और सह ये भी एक वचन है। 1 और 1 कितने हुए 2।
इसका अर्थ ये हुआ कि क्रिया द्विवचन की होगी, लेकिन किस पुरुष की होगी, इसके लिए पुनः हमें इस सूत्र पर जाना होगा। उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष, ये दो कर्ता जुड़े हुए हैं, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष। ऐसी स्थिति में निसंदेह रूप से हमारी क्रिया उत्तम पुरुष की होगी, क्योंकि तीनों पुरुषों में सर्वाधिक बलवान होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का द्विवचन होगा, और उत्तम पुरुष का द्विवचन आप देख लीजिए, पठामि पठाव। पठाव द्विवचन है तो लिख धातु का रूप होगा लिखाव। इस तरह से हमने ये सीखा कि जहाँ भिन्न भिन्न पुरुष के दो या दो से अधिक कर्ता च पद के द्वारा यदि जुड़े हुए हैं तो क्रिया का पुरुष और वचन किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसको आप अच्छी तरह से अभ्यस्त कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें, पढ़ें, समझ लें। ये जो नियम मैंने आपको लिखाया, समझाया, इसके बाद अब आप ये तीनों उदाहरण बिल्कुल इसी तरह से आपके नोटबुक में नोट करेंगे। त्वम आवाम च पठामः, सह युवाम च गच्छत, और अहम सह च लिखावः। ये दो नियम हमने कंप्लीट किए। अब इसके बाद इसी कर्ता क्रिया सामंजस्य में हम तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम भी ये कहता है कि अगर दो या दो से अधिक कर्ता किसी भी योजक पद के द्वारा जुड़े हुए हो, योजक पद से मेरा तात्पर्य है कनेक्टिव, चाहे वो च हो, वा हो, सह हो, कुछ भी हो सकता है, तो क्रिया का पुरुष और वचन किस प्रकार निर्धारित होगा, ये बात हम सीखेंगे नियम तृतीय में। सबसे पहले हम प्रश्न पर चलते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, उसका आंसर कैसे देना है। उसका आंसर सीखने के लिए हमें फिर नियम की ओर चलना होगा। जैसे गुरु वयम वा, अब यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया और हमें लट लकार में गम धातु का उचित रूप भरना है। अभी तक हम ये सीख रहे थे कि दो या दो से अधिक कर्ता च पद के द्वारा जुड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर वा पद के द्वारा जुड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्रिया का पुरुष और वचन क्या होगा। पिछले नियम से अगर तुलना करें तो गुरु प्रथम पुरुष हैं और वयम उत्तम पुरुष हैं, तो क्रिया उत्तम पुरुष की आनी चाहिए, लेकिन इस नियम का उस नियम से कोई संबंध नहीं है। ये दोनों अलग अलग नियम हैं, तो इनका उत्तर भी अलग अलग आधार पर निर्धारित होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि यदि दो या दो से अधिक कर्ता वा पद के द्वारा जुड़े हुए हैं तो क्रिया का पुरुष और वचन बाद वाले कर्ता के अनुसार निर्धारित होगा। यह नियम पिछले नियम की अपेक्षा काफ़ी सरल है। यहाँ पहले वाले कर्ता से हमें कोई मतलब नहीं है, न तो हमें पहले वाले कर्ता का पुरुष देखना है और न ही पहले वाले कर्ता का वचन देखना है, न ही उसको कुल संख्या में शामिल करना है, न ही उसका क्रिया से कोई संबंध है। हमें तो सीधा सीधा याद रखना है कि अगर वा पद के द्वारा दो भिन्न भिन्न कर्ता या समान पुरुष वाले कर्ता, भिन्न भिन्न पुरुष वाले कर्ता या समान पुरुष वाले कर्ता, कैसे भी कर्ता हो, क्रिया सदैव बाद वाले कर्ता के अनुसार निर्धारित होगी। बाद वाला कर्ता वयम उत्तम पुरुष है और उत्तम पुरुष का बहुवचन है अहम आवाम वयम, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन की होगी पठामा। गम धातु हम ले रहे हैं तो गच्छामा। अगर मैं लिखूं अहम त्वम वा, मैं और तुम, अब क्रियापद क्या होगा। हमें पठ धातु से क्रियापद की पूर्ति करनी है लट लकार में, तो ऐसी स्थिति में हमें केवल त्वम देखना है, अहम पर ध्यान नहीं देना है। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। मध्यम पुरुष एक वचन में आता है फटसी, तो अपना उत्तर हो गया फटसी।
अगर हम लेते हैं त्वम, तो, वा, तुम और वे दोनों, तो यहां पर बाद वाला करता है तो ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी। फटतः अगर हम लिख धातु की क्रिया लेते हैं तो यहां पर उचित क्रियापद होगा लिखतः। तो ध्यान रहे, अगर दो या दो से अधिक कर्ता वा पद के द्वारा जुड़े हुए हैं तो क्रिया का पुरुष और वचन बाद वाले कर्ता के अनुसार निर्धारित होगा। इस नियम को आप नोट कर लें। लिखें नियम तृतीय नियम में लिखें, यदि दो या दो से अधिक कर्ता, यदि दो या दो से अधिक कर्ता वा पद के द्वारा परस्पर जुड़े हुए हो, यदि दो या दो से अधिक कर्ता वा पद के द्वारा परस्पर जुड़े हुए हो तो क्रिया का पुरुष व वचन, तो क्रिया का पुरुष व वचन सदैव बाद वाले कर्ता के अनुसार आते हैं। तो क्रिया का पुरुष व वचन सदैव बाद वाले कर्ता के अनुसार आते हैं। फुल स्टॉप, आगे लिखें, भले ही वे कर्ता भिन्न भिन्न पुरुष के हो, भले ही वे कर्ता भिन्न भिन्न पुरुष के हो या एक ही पुरुष के हो, भले ही वे कर्ता भिन्न भिन्न पुरुष के हो या एक ही पुरुष के हो। ठीक है, अब आप इस नियम पर आधारित ये तीनों उदाहरण नोट कर लीजिए। गुरु वयम वा गच्छामः, अहम त्वम वा पठसि, त्वम तो वा लिखतः। समरी कर रहा हूँ मैं एक बार। वयम बाद वाला करता है, त्वम बाद वाला करता है, तो बाद वाला करता है, इसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है। वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन की आएगी, पठामा गच्छामा। यहाँ पर त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी, पठसि। और यहाँ पर तो ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की आएगी, पठतः लिखतः। ठीक है, ये हमने द्वितीय नियम का अभ्यास किया। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं ये हमने तृतीय नियम का अभ्यास किया। अब हम बढ़ते हैं नियम चतुर्थ की तरफ। कर्ता क्रिया सामंजस्य, इसका चतुर्थ नियम सहपद पर आधारित है। सहपद पर आधारित होने से मेरा तात्पर्य यह है कि यदि दो भिन्न भिन्न पुरुष के कर्ता या एक ही पुरुष के कर्ता सहपद के द्वारा परस्पर जुड़े हुए हो तो क्रिया का पुरुष और वचन क्या होगा। इस चतुर्थ नियम को आप तृतीय नियम से संबंधित कर सकते हैं, क्योंकि दोनों नियम का जो आधारभूत सिद्धांत है वो एक समान है। इसका अर्थ ये होगा कि दो या दो से अधिक कर्ता यदि सहपद के द्वारा जुड़ रहे हैं तो क्रिया का पुरुष और वचन हमेशा बाद वाले कर्ता के अनुसार ही निर्धारित होता है। जैसे अगर इन्हीं तीनों वाक्यों को मैं सहपद के द्वारा जोड़ देता हूँ, सबसे सरल बात, यदि वाक्य स्थान पर मैं सह भी लिख देता हूँ तब भी क्रियापद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वा और सह इन दोनों योजक शब्दों के द्वारा जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसके आधारभूत सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है। सहपद के द्वारा दो भिन्न भिन्न पुरुष के कर्ता जोड़ने पर भी क्रिया का पुरुष और वचन सदैव बाद वाले कर्ता के अनुसार ही निर्धारित होता है। तो नियम चतुर्थ आप लिखें, यदि दो या दो से अधिक कर्ता, यदि दो या दो से अधिक कर्ता सहपद के द्वारा, यदि दो या दो से अधिक कर्ता सहपद के द्वारा परस्पर जुड़े हो तो, सह को इन्वर्टेड कॉमा में आप बंद कर लीजिएगा, सह
पद के द्वारा परस्पर जुड़े हो तो क्रिया का पुरुष व वचन, क्रिया का पुरुष व वचन सदैव बाद वाले कर्ता के अनुसार आता है। क्रिया का पुरुष व वचन सदैव बाद वाले कर्ता के अनुसार आता है। ठीक है। अब इस नियम के बाद आप ये तीनों उदाहरण नोट कर लें। गुरु वयम सह गच्छामः। यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकना होगा। ये सह के द्वारा जो हम इन वाक्यों को जोड़ रहे हैं, यहाँ हमें एक परिवर्तन करना होगा। एक नियम की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा लिखने से पहले। हम जानते हैं कि जो सह अव्यय हैं, इस सह के योग में सदैव तृतीय विभक्ति आती है, और जो वाक्य पहले से लिखे हुए हैं इन दोनों कर्ताओं में, इन सभी वाक्यों में, समस्त कर्ताओं में प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ पर अगर हमें सह से वाक्य बनाने हैं तो हमें तृतीय विभक्ति करनी होगी एक कर्ता में। किस कर्ता में हम तृतीय विभक्ति करेंगे? जिसके साथ का भाव है उसी में तृतीय होगी। अगर व्याकरण की भाषा में मैं बात करूं तो अप्रधान कर्ता में तृतीय होगी, लेकिन प्रधान और अप्रधान की बात हम जब करेंगे, जब हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे, वहाँ इस बिंदु को विस्तार से समझेंगे। फिलहाल ये एक आधारभूत बिंदु में ले रहा हूँ, आधारभूत विषय ले रहा हूँ संस्कृत का, तो इस संबंध में आप इतना ध्यान रख लें। दो बातें याद रखनी है कि एक तो सह के योग में तृतीय आएगी, और सह के योग में तृतीया जिसमें आएगी, जिस शब्द में तृतीय आनी है उसके साथ अर्थ निकलना चाहिए। जैसे गुरु के साथ छात्र पढ़ते हैं, किसके साथ पढ़ते हैं? गुरु के साथ, तो गुरु में तृतीय आएगी। तो इन वाक्यों में जो व्याकरण की कमी हम महसूस कर रहे हैं उसकी पूर्ति करते हैं। सबसे पहले गुरुणा सह, जिस पद में तृतीय विभक्ति होगी सह अव्यय सदैव उसके साथ रहेगा। गुरुणा सह, गुरु के साथ, वयम गच्छामः, हम जाते हैं। हम किसके साथ जा रहे हैं? गुरु के साथ, तो गुरु में तृतीय विभक्ति आएगी। गुरु का तृतीय एकवचन होता है गुरुणा। बाद वाला करता है वयम, तो क्रिया भी हो गई गच्छामः, क्योंकि उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। उसी प्रकार से अगर हम लिखें कि तेन सह, उसके साथ, तत्शब्द का तृतीय एकवचन होता है तेन। तेन सह, उसके साथ तुम जाते हो या तुम पढ़ते हो, उसके साथ तुम पढ़ते हो। तेन सह तुम पठसी, अपना बाद वाला करता है त्वम, तो क्रिया भी उसी के अनुसार पठसी आई। चूंकि त्वम मध्यम पुरुष का एकवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष। इसी प्रकार अगर यहाँ पर वाक्य लिया जाए कि छात्र के साथ अध्यापक लिखते हैं, छात्र के साथ, तो छात्र का तृतीय एकवचन होगा छात्रेण। छात्र के साथ अध्यापक लिखते हैं, या यूँ कहें कि छात्र के साथ वे दोनों लिखते हैं। वे दोनों को क्या कहेंगे? तो, स यानी वह, तो मतलब वे दोनों। छात्रेण सह तो, वे दोनों। तो ये तो ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की होगी, लिखता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सह और वाह, इन दोनों पदों के द्वारा जब हम कर्ता को जोड़ते हैं तो क्रिया हमेशा बाद वाले कर्ता के अनुसार आती है। व्यवहारिक रूप से भी हम ये देखते हैं, लोक व्यवहार में जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो जैसे राम के साथ बच्चे आए, राम के साथ बच्चे आए। अब क्रिया जो हमारी है वो है आए। अब ये आए, कौन आए? आए क्रिया का संबंध बच्चों से है कि राम से है? बच्चों से है, तो बच्चे बाद वाला करता है। राम के साथ बच्चे आए, तो राम तो पहले वाला करता है, बच्चे बाद वाला करता है, तो बाद वाले कर्ता के अनुसार आए क्रिया बहुवचन हो रही है, क्योंकि बच्चे बहुवचन है, क्रिया बहुवचन है। उसी प्रकार वा पद के द्वारा भी जब हम, वा का मतलब अथवा, हिंदी के वाक्यों में भी जब हम वा पद के द्वारा या अथवा से किसी को जोड़ते हैं,
जैसे राधा अथवा श्याम, राधा अथवा श्याम, वन को अब गए या गया, दोनों में से जा तो एक ही रहे ना, या तो राधा जा रही है या श्याम जा रहा है, राधा अथवा श्याम। तो राधा अथवा श्याम वन को गया, क्योंकि श्याम पीछे आ रहा है। राधा अथवा श्याम वन को गई, ये तो वाक्य नहीं सुना होगा आपने कभी भी। गुरु अथवा बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, बच्चे पीछे आ रहा है तो पढ़ रहे थे, क्रिया बहुवचन की आई। तो वा और शह, इन दोनों अवयवों का ये एक आधारभूत और सामान्य एक समान सिद्धांत है कि इनके द्वारा जब हम कर्ता को जोड़ते हैं तो क्रिया का पुरुष और वचन सदैव बाद वाले कर्ता के अनुसार आता है। ये अपना आज का बिंदु था, कर्ता क्रिया सामंजस्य। आशा करता हूँ कि इस बिंदु में जिस पद्धति से हमने पढ़ा है, एक एक कठिनाई को प्रश्नों के माध्यम से हल किया है, युक्ति युक्त तरीके से हमने आज की पूरी क्लास ऑफलाइन कक्षा के समान पढ़ने का प्रयास किया। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस कक्षा से प्रसन्न होंगे। आप कमेंट ज़रूर करें, और इसमें अगर कोई आपको कठिनाई आती है तो आप इस कठिनाई से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछें। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, आपको पूर्णतः संतुष्ट किया जाएगा। आप इसके लिए व्यक्तिगत रूप से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और लाइव क्लास में कमेंट करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उस समय उपलब्ध रहूँगा। और निसंदेह हमने जो ये कक्षा प्रारंभ की है और आज से जो ये ऑनलाइन कक्षा का पहला अनुभव प्राप्त किया है, आशा करते हैं कि भले इसका आगाज सर्वश्रेष्ठ नहीं हुआ हो, श्रेष्ठ नहीं हुआ हो, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि इसका अंजाम सर्वश्रेष्ठ होगा। धन्यवाद।